दोस्तों, हम सबने बंदर और मगरमच्छ की कहानी बचपन से सुनी है। उसके अंदर मगरमच्छ के मन में लालच आता है कि ये अगर जामुन इतना मीठा है तो इस जामुन को खाने वाला ये बंदर का मांस, इसका दिल कितना मीठा होगा। और वह इसी लालच के चक्कर में सोचता है कि बंदर को मारकर खाया जाए। इसी तर्ज पर सतयुग के उस शुद्ध और निर्मल समय में जब धरती पर धर्म का राज्य था और मनुष्यों के हृदय में लोभ, क्रोध, अहंकार जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसी समय में 7 भाइयों ने अपनी ही सगी बहन को काट कर मारकर उसका मांस बड़े चाव से खाया। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले की बात है। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते आए हैं। आज भी उसके अवशेष छोटा नागपुर की धरती में मौजूद है, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नामक गांव में। और ये गांव बिंदु टोंगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, सतयुग की। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से ही हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को बोल कर जाते हैं कि बहन, हमारे लिए खाना बना लेना। सातों राजकुमार की बहन घर पर अकेली होती है। वो बड़ी खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल जाती है और सरोटी का हरा साग लेकर आती है और बड़े प्यार से उस साग को काटने लगती है। इसी साग को काटते टाइम उसकी अंगुली कट जाती है और अंगुली से बहुत तेज खून की धार बहती है। अब उनकी बहन परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इस खून को कैसे रोकूं। अगर दीवार पर लगाऊंगी तो भैया लोग परेशान होंगे, और अगर कपड़े से पोंछूंगी तो भाभी माहवारी समझकर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून पहुंचकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग की वह सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से काम करके लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वह सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साग हमने पहले भी बहुत बार खाया है तुम्हारे द्वारा बनाया बनाया हुआ, लेकिन आज स्वाद कुछ स्पेशल ही आ रहा है। किस तरीके से बनाया है, हमें भी बताओ, इसमें क्या क्या मिलाया है तो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम जाती है, कई भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की अंगुली कट गई थी और वह हाथ की अंगुली मैं इसी साग से पहुंचकर इसी सब्जी को पकाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसे ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद तो अलग ही था। उनके मन और मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा के कारण सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे, और मजबूरन उनकी बहन ये सारी घटना बताती है। और सच्चाई मालूम होने के बाद पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट लगेगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाने के लिए राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगती है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए थे, इसका आभास उनकी बहन को था ही नहीं। किस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही 4 केंद्र के वृक्षों पर मचान के नीचे
पहुंचते हैं, जिस पर वह अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ जाकर बैठ जाओ। इसी प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने लगते हैं और चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो जाए, इसलिए वह मचान पर जाकर बैठ जाती है खुशी खुशी। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर, मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी टोंगरी जो छोटा पहाड़ है उस पर अपने अपने धनुष के बाणों के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों पर तेज धार लगाते हैं। टोंगरी के ऊपर यानी पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार लगाता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का इरादा क्या है और अपनी मातृभाषा में एक गीत गुनगुनाने लगती है। और वो गीत इस प्रकार है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, जिसका अर्थ होता है जान से मारना ही है दादा तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाइयों की बारी बार बार से आती है और सभी तीर को धार लगाकर तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाते हैं, तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार और लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में वह सबसे ज़्यादा निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा सा ही धार लगाता है और दूसरी दिशा में छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वह गीत गुनगुनाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेदता हुआ चला जाता है और इतने में राजकुमारी के प्राण, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है, दुखी मन से रोते हुए, और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ियों को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं मुझे वो 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी इस रस्सी में ये सारी लकड़ियों को नहीं बांध पाऊंगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और धरती पर गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद कर कर के रो ही रहा था, तभी वह एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु उसे कोई नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी सारी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से चुपचाप निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। उसके बाद अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा देते हैं और उस घड़े में भी 7 छेद करके देते हैं उसको। छोटा राजकुमार पानी लेने के लिए एक छोटे कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे उसके साथ। ये सारी घटना को उस कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन रहे थे और देख रहे थे और वे तीनों राजकुमारों को
और वे तीनों राजकुमार को रोता हुआ देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर छोटा राजकुमार बोलता है, उन्हें अपनी आपबीती बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा मैं। तो बड़े भैया, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मेरे साथ मारपीट करेंगे, हो सकता है मुझे भी मार देंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें खा लेना, तुम हमें ले चलो, हमें खा लेना। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के यानी मिट्टी के टीले में गाड़ देता है, और समय बीतने पर वह टीला एक बांस का एक बहुत ही सुंदर पेड़ बन जाता है। और दोस्तों, अब इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के पेड़ के पास से गुजर रहा था, और वो पेड़ इतना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत हरा भरा था। उस पेड़ को देखकर वह जोगी सोचने लगता है कि अगर मैं इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाऊंगा, केंद्रा एक जो बजाने का यंत्र होता है वो होता है, तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। और उसी समय वह बांस से आवाज़ आती है, उसी समय उस पेड़ से, बांस के पेड़ से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है, और जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा सारा बांस का टुकड़ा काट लेता है। और इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रे का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी उसे बजाता, इतनी मधुर आवाज़ में कि सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते उस आवाज़ को सुनकर। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंच जाता है, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार केंद्रे का मीठा सुरीला स्वर गायब हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता तो बार बार एक ही धुन उस केंद्रे के अंदर से निकलती, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार उस जोगी की मारपीट करके वहां से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते वह हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार वह उससे वही धुन आती है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन कर घर, बजता रहता है। और ये सब सुनकर सभी भाई उसे डांट कपट कर भगा देते हैं। सबसे लास्ट में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ब खुद ही बजने लगता है, और जोर जोर से बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर छोट भैया कर घर। बड़ा ही मधुर और मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार इस आवाज़ से मोहित हो जाता है, और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया, और जोगी से केंद्रे की मुंह मांगी सोने की मोहरें दे दी और उस केंद्रे को खरीद लिया। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी की, अच्छे से उसको विदा किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, और छोटे राजकुमार अपने काम में कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। जब वह वापस आकर लौट कर देखते हैं तो देखते हैं कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था, और घर के सारे बर्तन इतने अच्छे तरीके से रखे हुए थे। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे में साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजा हुआ कमरा मुझे मिला नहीं। फिर राजकुमार अपने नौकरों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार उनको देखने को मिलती। लगातार ऐसा होने के कारण राजकुमार के मन में उस बात को जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। आखिर मेरे घर में इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं।
एक दिन राजकुमार सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे थे और बोलकर निकलते हैं और छुप कर देखने लगते हैं कि मैं वापस आकर देखूंगा। अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़ा हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। छुप कर देखते हैं और कुछ समय इंतजार करने के बाद वह देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से बाहर निकलती है और कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रे में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की की शक्ल राजकुमारी की छोटी बहन जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से वही काम दोहराता है, बाहर जाने की बोलकर छुप कर देखता है। फिर से वह केंद्रे से लड़की, सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है, साफ सफाई करती है और अपना काम खत्म करके वापस उसी केंद्रे में घुस जाती है जो केंद्रा उसने उस जोगी से लिया था। तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत उस केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद के रूप में बकरे का मांस खाया जाता है और सतबेनी नामक पूजा स्थान पर वह सटोरी साग का साग भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।